हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्सियाँ भाग 55। रवि को जो लोकेशन मिला उसके हिसाब से रवि गोलू और मंगल फूफा को लेकर आ पहुंचा चंदौली से 20 किलोमीटर दूर एक शमशान में। गोलू के मुंह से शमशान का नाम सुनकर मंगल फूफा बेहोश होकर गाड़ी की पिछली सीट पर फैल गए। रवि ड्राइवर सीट से नीचे उतरा और गोलू की तरफ आकर कहा गोलू भैया जी, इतनी जोर से चिल्लाकर शमशान के भूतों को न्योता काहे दे रहे हो? हम तो कहते हैं चुपचाप बैठते हैं गाड़ी में और गाड़ी स्टार्ट कर ब्रेक लेकर चलते हैं यहाँ से। पता चले सारा सुबह तक आप और हम भी भूत बन जाए। गोलू ने सुना तो अंदर ही अंदर तो घबरा गया, लेकिन रवि के सामने बेइज्जती ना हो जाए ये सोचकर उसने रवि का मजाक उड़ाते हुए कहा, शमशान से डर रहे हो तुम? भूल गए रविवा, अंतमा सबको यहीं आना है और का भूत 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 लगाए रहे हो? अरे ऐसे भूतों को तो हम अपनी जेब में रखते हैं रवि। हैं गोलू भैया सच्ची? रवि ने गोलू की बातों में आकर कहा। बस फिर क्या था, इतने में ही हमारे गोलू महाराज फैल गए और कहा, और नहीं तो का, अरे एक बार हम और गुड्डू भैया फंस गए थे ऐसे एठो शमशान में। अब गुड्डू भैया ठहरे कमजोर दिल के, शमशान के नाम से ही हाथ फेर पूछने लगे ओके, लेकिन हम साथ थे तो पकड़े गुड्डू भैया का हाथ और कहा चलो हमारे साथ, हम भी देखें हमसे बड़ा भूत कौन है। क्या बात है गोलू भैया, आप तो बहुत डेयरिंग आदमी निकले। रवि ने हैरानी से कहा, अरे जी भूत वूत कुछ नहीं होता, और होता है तो फिर साला हमारे सामने आए, गुद्दे पकड़कर ऐसा पेलेंगे ना कि नानी याद आ जाएगी। गोलू ने कहा। तभी किसी ने गोलू का कंधा थपथपाया। ये देखकर रवि की डर के मारे आंखें बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। बस ऐसे ही गुड्डू भैया का मुंह खुला का खुला रह गया था उस दिन हमारे सामने हमारी डेयरिंग देखकर, गोलू ने कहा। तभी पीछे खड़े आदमी ने फिर उसका कंधा थपथपाया तो गोलू ने पलटकर चिढ़ते हुए कहा, का है बे? गोलू जैसे ही पलटा उसने देखा मैला कुचला एक आदमी कंधों पर मोटी सी चादर डाले, हाथ में सहारे के लिए लकड़ी पकड़े खड़ा होकर उसे घूर रहा है। तो गोलू मारे डर के थर थर कांपने लगा और उछलकर रवि में गिरा, लेकिन रवि तो खुद डरा हुआ था, इसलिए उसने गोलू को आगे धकेल दिया। गोलू फिर आदमी के सामने और उसी डरावनी गुस्से वाली शक्ल देखकर बेचारे की हालत पतली हो गई। फिर भी रवि के सामने कहीं उसका पोपट ना हो जाए, ये सोचकर गोलू ने कहा, कौन हो बे तुम? जे गांव में नए आए हो साहब? आदमी ने बिना पल के झपकाए गोलू की तरफ देखकर कहा। गोलू ने सुना तो आदमी को देखा और कहा, इस गांव में नए आए हो साहब? अरे हमें आए पूरे 17 मिनट हो चुके हैं, तुम देर से आए हो। आदमी ने सुना तो गोलू को देखा और फिर रवि को देखा और फिर गाड़ी को देखकर डरावने अंदाज में कहा, लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। ओ तो तुम मैकेनिक हो? गोलू ने राग अलाप कर कहा। रवि ने सुना तो गोलू को पीछे खींचकर दबे स्वर में कहा, अरे गोलू भैया जे मैकेनिक नहीं कुछ और ही लग रहे हैं। जे का हाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे हफ्तों से नहा ही नहीं है। जे के कपड़े देखो, हमें तो लगता है ही। क्या लगता है तुम्हें? गोलू ने पूछा। हमें तो लगता है कोनो भूत तो नहीं। रवि ने जैसे ही कहा गोलू की जान सूख गई और वह सर पर पांव रखकर ऐसा भागा कि रवि हैरान रह गया और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में सामने पड़े खड़े आदमी की आवाज सुनाई पड़ी, सुनो हमारी इट्ठो मदद। भूत! चिल्लाकर रवि भी गोलू के पीछे भागा। गोलू और रवि एक दूसरे के पीछे चिल्लाते हुए ऐसे भागे कि पूरा शमशान नाप दिया और भागते भागते दोनों गाड़ी के पास चले आए। रवि ने ड्राइवर सीट का दरवाजा खोला और गोलू ने बगल वाली सीट का दरवाजा, और दोनों अंदर आ बैठे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की और लेकर फुल स्पीड में भागा। मंगल फूफा जो कि बेहोश होने का नाटक किए थे, जब उन्होंने गोलू के मुंह से भूत सुना तो सच में बेहोश हो गए। बस गनीमत था कि भागते वक्त गाड़ी से नहीं गिरी। शमशान में खड़े आदमी ने गाड़ी को जाते देखा और कहा, अजीब लोग हैं, हमारी बात भी नहीं सुनी। अरे हम तो कह रहे थे कि हमारी एक मदद कर दो, हो सके तो हमें चकिया तक छोड़ दो। मिश्रा जी का घर कानपुर। मिश्रा जी ने जब कहा कि मंगेश को जेल से बाहर निकाला उन्होंने है, तो ये सुनकर फूफा हक्के बक्के रह गए। कोई मंगेश था, लवली का जाने दुश्मन, और उसकी वजह से ही लवली के पिता पहाड़ी से कूद गए।
आदर्श फूफा के चेहरे पर गुस्से से भाव उभर आए और उन्होंने कहा, जे आपका किए मिश्रा जी, अरे दुश्मन को जेल से निकाल दिए, भूल गए वो मंगेश व लवली के असली पिता ब्रजेशवा का कातिल है। आदर्श बाबू, आप भी जानते हैं कि ब्रजेश ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या की थी, मंगेश ने होकर नहीं मारा। मिश्रा जी ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, लेकिन आत्महत्या के लिए ओका उकसाए कौन और ब्रजेश को गलत रास्ते पर चलाए कौन? आदर्श फूफा ने कहा, अच्छा तो हम आपसे कहेंगे कि जाकर गंगा मां कूद जाइए तो कूद जाएंगे। अरे इतने बड़े हो गए हैं, बुद्धि का इस्तेमाल काहे नहीं करते? मानते हैं मंगेशवा ने गलती की है, पर ओ को चाबी भरने वाला ससुरा वो लल्लन था। जब हमको ही पता चला कि लवली ओ की बिटिया बिंदिया को चाहता है और उसे शादी करना चाहता है, तो हमने मंगेश को बाहर निकाला ताकि जो दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कहा है कि मंगेश है बिंदिया के बाप और वो लवली को जरा भी पसंद नहीं करते। हमने सोचा हम वो का बाहर निकाल लें तो लवली को माफ कर दें और बिंदिया का ब्याह ओ के साथ कर दें, पर यहाँ तो मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। मिश्रा जी ने पूरी बात आदर्श फूफा को बताई तो आदर्श फूफा सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद कहा, ठीक है मान लिया, आपने सब अच्छे के लिए किया, लेकिन वो तो आपको धोखा दे के आना। बिंदिया की शादी उ लल्लन के साले के लड़के से हो रही है। ये भी हमको तो लल्लन की चाल ही लगती है आदर्श बाबू। मिश्रा जी ने कहा, वो ससुरा तो बहुत हरामी है, बिना मतलब के तो वो अपने बाप की मैयत में ना आए, फिर मंगेश के घर में ब्याह करवाएगा, ओका मतलब का है? आदर्श फूफा ने गंभीर स्वर में कहा, जे तो चकिया जाकर ही पता चलेगा। मिश्रा जी ने कहा, तो फिर सोच कर रहे हैं, चलिए चलते हैं। फूफा ने कहा। मिश्रा जी ने सुना तो हैरानी भरे स्वर में फूफा से बोले, अब आप काहे वहां जाने के लिए इतना पगलाए हुए हैं? तो का आप अकेले जाइएगा? मिश्रा जी अब आप 26 के नहीं रहे जो अकेले भिड़ जाएंगे। अरे हम तो कहते हैं कि हमसे ऐसे को साथ रखिए। फूफा ने कहा, हाँ आप तो जैसे अभी पालने में झूल रहे हैं। मिश्रा जी ने कहा, अरे ले चलिए ना, वैसे भी 2 महीना यहाँ रहेंगे तो बोर नहीं ना हो जाएंगे। आपके साथ जाएंगे तो थोड़ा हवा पानी बदलेगा और आपकी भी मदद हो जाएगी। फूफा ने कहा, मतलब आपने मन बना लिया है 2 महीना यहाँ रहने का? मिश्रा जी ने पूछा। देखो मिश्रा जी, वो मैटर अलग है और जो लवली का मैटर अलग है, और फिर हमको वो ललनवा से कुछ पुराना हिसाब भी बराबर करना है, तो चकिया तो हम जाएंगे। फूफा ने कहा, ठीक है फिर कल सुबह निकलते हैं। मिश्रा जी ने हाथ में पकड़ा कागज मोड़ते हुए कहा, अरे जे का कोई प्रेम पत्र है जो संभाल कर रखने का सोच रहे हैं आप? फेंकिए जे का और चलकर प्लानिंग करते हैं। आदर्श फूफा ने मिश्रा जी के हाथ से कागज लेकर फेंकते हुए कहा और उनके कंधों पर हाथ रखकर आगे बढ़ गए। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती शगुन ने आदर्श फूफा और मिश्रा जी को ऐसे साथ देखा तो हैरानी से बगल में खड़ी मिश्रा इनसे कहा, माँ जी, ये पापा जी और फूफा जी साथ साथ? पता नहीं जे घर में का हो रहा है शगुन, हमें तो ये सब देखकर ही चक्कर आने लगा है। मिश्राइन ने कहा। मिश्रा जी और आदर्श फूफा वहां से चले गए और मिश्राइन डाइनिंग पर सबके लिए खाना लगाने लगी। गुड्डू गायब नहीं हुआ था, बल्कि पास वाले घर के बगल में बनी नल के नीचे अपना पैर साफ कर रहा था, जो चलते चलते गोबर में भर गया था। वह बेचारा नल के पास खड़ा अपना पैर धोते हुए बड़बड़ाने लगा, जिस साला गोबर को भी हमारे पैर में ही लगना था, कितना बदबू मार रहा है, साबुन भी नहीं है यहाँ। गुड्डू ने 3-4 बार अच्छे से अपना पैर और जूता धोया और फिर उसी जगह आया जहाँ उस आदमी को छोड़ा था, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। परेशान सा गुड्डू बिंदिया के घर की तरफ देखने लगा, तभी किसी ने आकर उस पर बड़ा सा बोरा डाला और उसे उठाकर ले गए। गुड्डू चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और गुड्डू को भी नहीं पता था कि ये कौन लोग हैं। उधर मनोज जब घर आया तो देखा गुड्डू कमरे में नहीं है। उसने पूरे घर में देख लिया, लेकिन गुड्डू कहीं नहीं मिला। तो मनोज खुद में ही बड़बड़ाया, जी लवली भैया कहाँ चले गए? कहीं मंगेश चाचा के आदमियों ने कहीं यहाँ देख तो नहीं लिया? मनोज गुड्डू को लेकर परेशान हो रहा था, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी जो कि बिरजू की थी। ए मनोज, वाह, मंगेश भैया तो का बुला रहे हैं। मनोज ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा और उसने मन ही मन खुद से कहा, लगता है लवली भैया मंगेश्वर के हाथ लग गए हैं और इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। का करे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे खड़े खड़े सोच कर रहे हो, चलो भी, शादी का घर है और बहुत ही काम भी है हमें।
बिरजू ने कहा। तुम चलो, हम आते हैं, मनोज ने कहा। मंगेश भैया ने कहा है कि तुम्हें साथ लेकर आना है, हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे, अब चलो, बिरजू ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा। तो मनोज उसके पीछे चल पड़ा। रवि ने शमशान से जो गाड़ी भगाई तो ऐसी भगाई कि गाड़ी 20 किलोमीटर दूर वापस चंदौली में आकर रुकी और रुकने के साथ ही मंगल फूफा गाड़ी से बाहर और लुढ़क कर झाड़ियों में। हालांकि वो अभी तक बेहोश ही थे। गाड़ी रुकी तो गोलू ने रवि की तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन गोलू की मुस्कान देखकर रवि चिढ़ गया और कहा, थू गोलू भैया, अबे काहे के भैया, एक नंबर के डरपोक और बंडलबाज आदमी हो कसम से। हमसे कह रहे कि भूत से नहीं डरते, अगर वहां 2 मिनट और रुक जाते ना तो कपड़े गंदे कर देते। बात करते हैं, चला हम ही जानते हैं कैसे जान बचाकर भागे वहां से और कैसे गाड़ी चलाए हैं। अरे हम भागे कब, हम तो तुम्हारे साथ भाग के तुमको हिम्मत दे रहे थे। गोलू ने अपनी गलती न मानकर उल्टा रवि को बहलाते हुए कहा, आप जो हिम्मत अपने पास ही रखो, हम जरा पानी पीकर आते हैं, हम गलो सूख रहो। रवि ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, प्यास तो हमें भी लगी है, एक काम करते हैं, मंगल फूफा से भी पूछ लेते हैं, पानी पियेंगे का? फूफा, ए मंगल फूफा, कहते हुए गोलू ने पीछे देखा तो पाया कि फूफा तो गाड़ी में है ही नहीं। फूफा को गाड़ी में ना देखकर गोलू के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी से गाड़ी से उतरा और रवि का कंधा थपथपा कर कहा, ए रवि, ए फूफा गायब है। रवि बेचारा झुककर नल पर पानी पी रहा था। गोलू के थपथपाने से मुंह नीचे काई में जा लगा और पानी पर जमी हरी हरी काई अब रवि के मुंह की शोभा बढ़ा रही थी। गुस्से से लाल रवि गोलू की तरफ पलटा तो गोलू ने बिदक कर कहा, जे तुम अपने मुंह पर धनिया काय उगा लिए बे? रवि ने मुंह से काई हटाई और कहा, माँ कसम गोलू भैया, बहुते बड़े बकायत इंसान हो आप, और का हुआ चिल्लाए रहे? अबे फूफा गाड़ी मना ही है, गोलू ने घबरा कर कहा। गाड़ी मना ही है तो फिर कहाँ गया? रवि ने हैरानी से पूछा। कहाँ जा सकता है? गोलू ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। गोलू भैया, कहीं फूफा हुआ शमशान मां तो नहीं रह गए? रवि ने एकदम से गोलू के कंधे पर मार कर कहा और गोलू जा गिरा काई के ऊपर। अब जो धनिया कुछ देर पहले रवि के मुंह पर उगा था वो अब गोलू के मुंह की शोभा बढ़ा रहा था। रवि ने देखा गोलू गिर गया है तो जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाया और कहा, अरे गोलू भैया, आप तो गिर गए। तुमसे तो कम ही गिरे हैं, गोलू ने गुस्से से कहा तो रवि दूसरी तरफ देखने लगा। गोलू उठा और इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में भला क्या दिखता। एक तो पहले ही देर हो चुकी थी, ऊपर से मंगल फूफा गायब थे। अब तो गोलू का सर दुखने लगा। वह गाड़ी से कुछ दूर उकड़ू आ बैठा और अपना हाथ सर से लगाकर कहा, हमारा तो सर घूम रहा है रवि। एक तो जो मंगल फूफा नहीं मिल रहे, ऊपर से कचिया भी नहीं पहुंचे। लगता है ये बार 2 चीज बंद होकर रहेगी। कहाँ गोलू भैया? रवि ने भी उसके बगल में आकर बैठते हुए कहा, इट्ठो गुड्डू भैया की जे वेडिंग प्लानर की दुकान और दूसरी हमारी सांसें। रवि ने सुना तो मायूसी से गोलू को देखने लगा और फिर पैर पसार कर बैठते हुए कहा, हम क्या कह रहे हैं गोलू भैया, कचिया ना जाकर आज रात यही रुक जाते हैं, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। वैसे भी रात में कौन सा टेंट लगाना है, काम तो सारा सुबह शुरू होगा। गोलू ने सुना तो रवि की तरफ देखा और कहा, रवि, भगवान ने शकल चाहे तुमको 19 दी हो, लेकिन दिमाग पूरा 20 दिया है। जैसे ही रहेगा तब तक पता नहीं मंगल फूफा भी मिल जाए। वो पेड़ के चबूतरे पर चलकर सो जाते हैं, रवि ने उठते हुए कहा और गोलू के साथ चबूतरे पर चला आया। दोनों को भूख लगी थी, लेकिन कहे किससे? दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी, ना कोई मकान, इसलिए दोनों पानी पीकर सो गए। तो दोस्तों, क्या मिश्रा जी और आदर्श फूफा बिंदिया की शादी से पहले पहुंच पाएंगे चकिया? गुड्डू को किडनैप करने वाले मंगेश के आदमी है कोई और, या फिर खुद है मंगेश? आखिर क्यों मिलना चाहता है मंगेश मनोज से? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां सीजन 4 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।